हेलो स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? आई होप इस लॉकडाउन के अंदर में आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम इन एक्सपर्ट ब्रेन कोचिंग सेंटर। टुडे आई एम बैक विद अ न्यू वीडियोस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट Ohm's law, how to represent Ohm's law in a scalar form, how to represent Ohm's law in vector form. Before starting the lecture, I would like to recall the previous topics which we have discussed in this chapter so far. हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर में जो भी टॉपिक्स पढ़ी है हम लोग सबसे पहले उसको रिकॉल करेंगे। दिस इज द लेक्चर नंबर 5 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। आज का जो लेक्चर होगा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का 5वां लेक्चर होगा। इन प्रीवियस 4 लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, electrical resistance, numerical based on resistivity, effect of temperature on resistance and resistivity. Okay, what is the effect on conductor, semiconductor and on alloys, derivations. After that we read color coding of carbon resistor. These all topics are available upon this channel, and previous 2 chapters, electric charges and fields and electrostatic potential and capacitance, these 2 chapters of class 12 physics are already available upon this channel. If any one of you wants to read these topics, do one thing. For example, Gauss law by expert brain coaching center, you will get the videos very easily. Okay, आप लोगों को अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में कोई टॉपिक ही पढ़नी है तो YouTube खोलिए, YouTube सर्च बॉक्स में जाइए, टॉपिक का नाम लिखिए और लिखिए साथ में बाय एक्सपर्ट ब्रेन कोचिंग सेंटर। यू विल गेट दी वीडियोस वेरी इजीली। ओके, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये क्लास 10 से बच्चे इसका नाम सुनते चले हुए आ रहे हैं। यस, बिफोर स्टार्टिंग द ओम्स लॉ we will have to discuss current density. ओम्स लॉ को पढ़ने से पहले हम लोगों को छोटी सी टॉपिक डिस्कस करना होगा जिसका नाम है करंट डेंसिटी, क्योंकि करंट डेंसिटी का थोड़ा यूज है ओम्स लॉ के अंदर में। ठीक है, देखिए करंट डेंसिटी का यूज कैसे होता है, क्यों इसको पढ़ा जाता है। वी हैव रेड इलेक्ट्रिक करंट, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट पहले पढ़ रखा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो हमारी थी वो एक स्केलर क्वांटिटी थी। इलेक्ट्रिक करंट के पास में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, जिसकी वजह से वो स्केलर क्वांटिटी में आता है। अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस में एक क्वांटिटी टेंसर लिख के देता है तो आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो टेंसर होगा। ठीक है, अदरवाइज क्लास 12 के अंदर में टेंसर इतना यूज नहीं होता है। तो सो वी कैन से इलेक्ट्रिक करंट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट के जैसा काम करने वाला एक क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, बट दैट शुड बी वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट के जैसा काम करने वाला एक क्वांटिटी होना चाहिए और दैट शुड बी वेक्टर क्वांटिटी, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, उसी के जैसा काम करने वाला एक चीज आया था, क्या नाम था उसका? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी हुआ करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता था। ठीक है, इन द सेम वे आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं करंट डेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक करंट के जैसा है बट ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? समझ में आ गया क्यों पढ़ते हैं इसको? अब देखो इसको डिफाइन कैसे करते हैं करंट डेंसिटी को। द इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। द इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। अब एक बात और बच्चे के दिमाग में सवाल आता है कि सर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन और करंट डेंसिटी का डायरेक्शन, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम होता है या डिफरेंट होता है? इस बात को दिमाग में अपनी मेमोरी कार्ड में बैठा लीजिए कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन हमारा होता है करंट डेंसिटी का। क्लियर है? इट मींस जे लेटर से हम लोगों को करंट डेंसिटी को डिनोट किया जाता है, जो मैंने यहां लिखा है करंट डेंसिटी इज डिनोटेड बाय जे एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, हमारा सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला ये है, J is equal to I upon A. The electric current per unit area is called current density. और ये याद रखिएगा, जिधर हमारा डायरेक्शन करंट का होगा उधर ही डायरेक्शन हमारा J का भी होगा।
ये भी करंट डेंसिटी का, ठीक है। अब देखो इसका जो ए है, तो बच्चे को प्रॉब्लम होती है ए लेने में। जब हमारा कंडक्टर दिया हुआ होता है तो सर मैं ए कौन सा लूं, एरिया वेक्टर लूं या फिर सरफेस एरिया लें। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, इफ यू आर टेकिंग सरफेस एरिया then that should be perpendicular to the current flow। जिधर करंट फ्लो कर रहा है उससे वो 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। सरफेस एरिया अगर ले रहे हो आप, तो एक हमारा होता है एरिया वेक्टर। अगर आप एरिया वेक्टर ले रहे हो तो that should be parallel to the electric current। एरिया वेक्टर अगर आप ले रहे हो, एरिया वेक्टर तो ये होता है, अगर करंट इस तरीके से फॉलो कर रहा है तो हमारा ये जो है डी ए छोटा वाला पार्ट जो आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलता है, इलेक्ट्रिक करंट और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, दोनों दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, यानी कि एंगल दोनों के बीच में क्या बनना चाहिए, जीरो बनना चाहिए। वैसे मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूं, सिर्फ एक बात याद रखो कि जो हमारा ए होता है वो होता है सरफेस एरिया एंड दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो। जिधर करंट फ्लो हो रहा है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्लियर है? अब देखो जो हमारी यूनिट होती है करंट डेंसिटी की, वो हमारी होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, एरिया पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है बिल्कुल। अब हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, ठीक है। तो आप लोग बताइए ओम्स लॉ होता क्या है। सर हम लोग स्क्रीन के बाहर, आप यहां कैसे रिप्लाई करेंगे, है ना। बट फिर भी आदत सी होती है टीचर्स की कि बच्चे रिप्लाई करें, क्लास से कनेक्ट रहें, ठीक है। आपको ऐसा फील हो कि वी आर इन द क्लास। मैं तो इसी अंदाजा पढ़ाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। हेड डालिए ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के बारे में आप पहले से भी जानते हैं। सबसे पहले हेड डालिए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ के बारे में आप लोगों को पता है, द पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor is directly proportional to the electric current flow। जो हमारा कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेल्टा वी, जिसको मैं बोल दूं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। और एक कंडीशन हम लोग लगाते थे क्लास 10 के अंदर में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बट यहां पे मैं डिफाइन जो करूंगा वो लिखेंगे एट कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। वहां पे क्या क्वांटिटी, क्या कांस्टेंट आना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो प्रेशर हो या ह्यूमिडिटी हो, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ओम्स लॉ की डिफिनेशन, ठीक है। इसके बाद आप नोट डाउन कीजिएगा इसको। देखिए डिफिनेशन तो क्लास 10 से आप पढ़ते रहो, डिफिनेशन सेम है। क्या लिखा मैंने, देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग द कंडक्टर प्रोवाइडेड all physical condition remain same। all physical condition remain same का मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी ये सब चेंज नहीं करना चाहिए जब ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जा रहा हो तो वरना तो आपने ये पढ़ा था, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सिंपल आपने यही तो पढ़ा था, तो डिफिनेशन तो ऑलमोस्ट सेम ही है। अब ये देखो मैंने छोटा सा कंडक्टर ड्रा किया, डेल्टा वी है, करंट इस तरीके से फॉलो कर रहा है। मैंने लिखा डेल्टा, मैथमेटिकली डिफिनेशन तो बहुत सिंपल है, ये आप लोग क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। मैथमेटिकली डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। डेल्टा वी जो है, डेल्टा वी बढ़ेगा आई भी बढ़ेगा, ठीक है। डेल्टा वी बढ़ेगा आई भी बढ़ेगा। तो जब हमारा प्रोपोर्शनल सिंबल आता है, कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो यहां से जो डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर, या मैं बोलूं वी इज इक्वल टू आई आर है, इट इज इन स्केलर फॉर्म। ये स्केलर फॉर्म में होता है। क्यों सर, देखो इसमें v भी हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट में स्केलर क्वांटिटी, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है, ठीक है, स्केलर फॉर्म में। यहां पे जो आर है मैंने लिखा, देख लो क्यों लिखा, क्योंकि आप नोट डाउन कर लोगे इसको कॉपी पे। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट फॉर ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर का मतलब जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, और उसी के लिए ये क्या कांस्टेंट होता है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट फॉर ओमिक कंडक्टर। जो ओमिक कंडक्टर उसको बोलते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करे। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आर हमेशा कांस्टेंट हो। अगर हमेशा कांस्टेंट होता है इट मींस वो स्केलर फॉर्म है ओम्स लॉ का, जो आप क्लास 10 में पढ़ कर आए हो। क्लियर है? देखो इसका मैंने एक डायग्राम ड्रा किया। देखो y एक्सिस पे मैंने शो किया है पोटेंशियल डिफरेंस को, डेल्टा v को शो किया है, ठीक है। अब यहाँ पे x एक्सिस पे ड्रा होगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब हम लोगों को स्लोप निकालनी है इसकी,
तो देखो स्लोप आप यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, कहीं पे भी निकालो, स्लोप सेम होगा। स्लोप जो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। स्लोप कैसे निकालते हैं, क्लास 11th मैथ्स में पढ़ा हम लोगों ने, या फिर फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं क्लास इसका बनाऊंगा, बेसिक मैथ्स का विच आर यूज्ड इन फिजिक्स। तो स्लोप कैसा निकालते हैं, tan थीटा से निकाला जाता है। tan थीटा क्या होता है, p बाई बी, परपेंडिकुलर कौन है, डेल्टा v अपॉन i इज इक्वल टू r कांस्टेंट। ये किसके लिए होता है, ओमिक कंडक्टर के लिए। हमारा स्लोप यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, हर जगह पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू आई आर तो बच्चे लिख लेते हैं, लेकिन ये प्रूफ हमसे समटाइम्स पूछ लेता है। तो देखो प्रूफ कैसे हम लोग करेंगे, v इज इक्वल टू आई आर। अगर आपको याद हो तो मैं प्रीवियस 2-3 लेक्चर से एक इलेक्ट्रिक करंट का, जिसमें मैंने पढ़ाया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वहां पे फॉर्मूला सिखाया था I इज इक्वल टू वी ना, वी ना मतलब I इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी E n a। सब पता है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ए का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, तो हम देखो प्रूफ कैसे किया है। सबसे पहले मैंने उसी को उठाया है। अब हम लोग जानते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला ये होता है E v टाउ अपॉन ml। अब देखो E क्या होता है सर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, टाउ क्या होता है, टाउ यहाँ पे होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर मारते हैं, जो टक्कर मारने के बीच में समय मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल होता है हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये हमारा फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो मैंने क्या किया, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ लाके पुट अप कर दी, तो वैल्यू पुट अप की इसकी जगह पे ये। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आ गया v, तो मैंने i को इधर लेके आ गया, i को इधर लेके आ गया, ml कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब यहाँ ध्यान से देखो कि v इसको कैसे होता है, ये देखो हमारा m क्या है, m तो कांस्टेंट रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बदलता नहीं है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वाली चीज है। अब देखो दूसरा हमारा है इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट होता है, मास एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है। अब बदलने वाली चीज कौन कौन सी है सर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर n और टाउ बदलने वाला है। देखो अगर इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है, तब हमारा n टाउ और एल भी क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर कंडक्टर में टेम्परेचर सेम है तो मास एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पहले से कांस्टेंट होता है, बदलने वाली चीज हमारी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी बढ़ जाता है, आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर में। तो हमारी बदलने वाली जो चीज है वो n है। n मतलब अगर आप चाहो तो कॉपी पे लिख लो, नहीं तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। n हमारा बदलने वाला है l और टाउ। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तब ये सब वैल्यू भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। जब ये वैल्यू पूरी कांस्टेंट रहेगी, सब कुछ कांस्टेंट हो गई, इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला यहां से हमारा बन जाता है v इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ही मैंने इसे कॉन्सेप्ट दिखाया था पूरा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल था, आप इसको अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। मैं हमेशा बोलता हूं अपनी हैंडराइटिंग में बनाया हुआ नोट्स वो सबसे अच्छा होता है, वो इजीली तैयार हो जाता है। आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। Now see how Ohm's law can be represented in vector form. We will see, हम लोगों ने स्केलर फॉर्म में निकालना क्लास 10 से सीखा है। अब हम सीखेंगे कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ध्यान से देखिएगा, we know डेल्टा v is directly proportional to I, क्लास 10 से जानना हो इसको, डेल्टा v is equal to IR। तो ये जो v is equal to IR आता है स्केलर फॉर्म में होता है। ओम्स लॉ का फार्मूला किस फॉर्म में होता है, स्केलर फॉर्म में होता है। अब ये देखो, हमने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था करंट डेंसिटी, बताया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट का काम होता है उसी के जैसा काम करे, बट दैट शुड बी इन वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट की जगह पे पढ़ा करंट डेंसिटी, वेक्टर फॉर्म में करंट डेंसिटी होता है। जिस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ा था वो स्केलर क्वांटिटी थी, उसी के जैसा काम करने वाला चीज क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पहले बताया है
कि डेल्टा वी को काम करने वाला वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है, इसके जैसा काम करने वाला वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है, कैपिटल डेंसिटी से डिनोट किया जाता है। और रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ पे दिखा दिया, मैंने रेसिस्टिविटी से। किसे दिखा दिया, रेसिस्टिविटी से। ये लिखा है, ये हमारा फॉर्मूला होता है वेक्टर फॉर्म में। किसमें फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हमारा होता है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब देखो समटाइम्स हम लोगों को ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल करना पड़ता है, क्यों, हम लोगों ने पढ़ा है कंडक्टिविटी में हम लोगों ने पढ़ा कंडक्टिविटी में देखो सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मैंने इसको देखो, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताओ, यहां से देखो जे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू यहां आ जाएगा डिवाइड में क्या हो जाएगा ये। अब देखो मैंने क्या बोला कि मैंने जब सब्जेक्ट बनाया करंट डेंसिटी को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 1/डेंसिटी हो गया। अब हम लोग 1/डेंसिटी को रो लिख सकते हैं, कहां से लिख सकते हैं सर, कंडक्टिविटी से। कंडक्टिविटी का ये फार्मूला होता है, ठीक है। मैंने इसको हटा दिया, क्या आ गया हमारा सिग्मा आ गया। तो वेक्टर फॉर्म वी कैन फाइंड दिस इन दिस फार्मूला आल्सो, इस वे में भी हम लोग वेक्टर फॉर्म को देख सकते हैं। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ज्यादातर जो आपको देखने को मिलेगा वो इस फॉर्म में मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इनटू रो, ठीक है। जो स्केलर फॉर्म में था उसको वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। ये दो फॉर्म में आपको मिल सकता है, जो मोस्ट पॉपुलर है वो पहला वाला है, ये वाला फॉर्म है। फिर भी फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स का सारा कंसेप्ट आपको आना चाहिए, इस फॉर्म में मिल सकता है। अब देखो कि इसका ये होता कैसे, इसका प्रूफ कैसे हम लोगों को मिलता है। देखो हम लोग इसको वेरी फर्स्ट लेक्चर से पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू वीना, वीना मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होता है जो मैंने यहां पे लिखा है, ई वी अपॉन में एम एल इंटू टाउ। ई का मतलब होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, टाउ का मतलब होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसका मतलब होता है टू सक्सेसिव कॉलिजन होने में जो समय लगता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और हमारा एम होता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ए होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्लियर है। तो मैंने इस फॉर्मूले में वीडी की वैल्यू हटाया, यहां पुट किया, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी किसकी, वीडी की, वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ई। अब यहां समझना क्या किया मैंने, यहां पे हमारा वी है राइट साइड में, मैं इस बार इसको नहीं ले गया, मैं वी और एल को यहीं छोड़ दिया। देखिए वी और एल को लेफ्ट साइड में छोड़ दिया, बाकी सारी वैल्यू को इधर लेके आ गया लेफ्ट साइड में। एम ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, साइड चेंज करने पर कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में, और बाकी पूरी वैल्यू डिवाइड में आ जाएगी, एन ए स्क्वायर टाउ। और मैंने लिख दिया आई अपॉन ए। क्यों लिखा ये देखो, हम लोग यहां तक समझ में आ गया आपको, आ गया होगा, आपको सिंपल मैथमेटिक्स किया है। अब देखो हम लोग फॉर्मूला पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, मैं छोटा सा कंडक्टर बना दे रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में जो इसका लेंथ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, ये फार्मूला होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब देखो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या हो जाएगा, V अपॉन एल, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अपॉन में एल, एल मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, VL को रिमूव कर दिया और क्या ला दिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए आ गया। फिर आप देखिए कि जो हमारा डेंसिटी होता है, डेंसिटी का फार्मूला होता है m अपॉन n स्क्वायर टाउ, ये हमारा डेंस का रेसिस्टिविटी का फार्मूला होता है। किसका होता है, हर जगह पे जो मैं ये रो यूज कर रहा हूं क्या है, रेसिस्टिविटी है। क्या ये रेसिस्टिविटी, डेंसिटी नहीं है, रेसिस्टिविटी है। तो देखो हमारा रेसिस्टिविटी फार्मूला ये होता है, तो मैंने पूरी वैल्यू को, इस वाली पूरी वैल्यू को रिप्लेस किससे कर दिया, रेसिस्टिविटी से, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या आ गया, रेसिस्टिविटी आ गया। और आई अपॉन ए क्या होता है हमारा, करंट डेंसिटी होता है, फार्मूला ही तो यही होता है करंट डेंसिटी का, द इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, जे वेक्टर लिख दिया। फार्मूला क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी इनटू में करंट डेंसिटी। ये किस फॉर्म में आ गया, ये हमारा है वेक्टर फॉर्म में होना। क्लियर है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। अब देखो कि जो हमारे सिलेबस में 90% कंडक्टर हैं, 90% कंडक्टर हैं, दैट दे आर ओमिक कंडक्टर। 90% कंडक्टर आर ओमिक कंडक्टर इन आवर सिलेबस। ओमिक मतलब द कंडक्टर विच फॉलो ओम्स लॉ, ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। क्लियर है। अब देखो हमें कुछ मैंने डायग्राम बनाया है,
इसका मतलब यह नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर का मतलब होता है द कंडक्टर विच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि सर जो 10th में आप लोगों ने पढ़ा वो किस फॉर्म में था? तो आंसर क्या होगा? स्केलर फॉर्म में था। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पहला बनाया फिगर, ये मैंने ड्रा किया है V और I के बीच में। तो सुनना बात को मेरे ध्यान से, कोई अगर कंडक्टर है, इफ देयर इज एनी कंडक्टर एंड यू आर गिविंग ए हाई टेम्परेचर, अगर आप कंडक्टर को बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं देन दे डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। या मैं कह सकता हूं आप इसके नीचे या इसके ऊपर लिख लो, एट हाई टेम्परेचर द कंडक्टर डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। देखो मैंने डायग्राम बनाया है, यहां तक देखो जो हमारा फिगर दिख रहा है ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। जब टेम्परेचर और बढ़ाया तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं किया, इस वे में चला गया, जाना चाहिए था इस वे में, डॉटेड लाइन में, यहां चला गया। तो लिख लीजिएगा एट हाई टेम्परेचर कंडक्टर्स डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, उसको फॉलो नहीं करता है। दूसरा सबसे हमारा अच्छा एग्जांपल होता है डायोड का। डायोड क्या होता है सर? हमें पढ़ना सेमीकंडक्टर में, इसका डिटेल वहां पे है। तो सेमीकंडक्टर हम लोगों ने पढ़ा था कि ये भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, ये हमारा नॉन ओमिक कंडक्टर में आता है। तो देखो एक हमारा होता है डायोड के अंदर में फॉरवर्ड बायसिंग, एक होता है रिवर्स बायसिंग। ये जो हमारा डायग्राम बनाया हुआ है देखो, यहां तक कोई फर्क ना पड़ा टेम्परेचर बढ़ने पे, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है करंट। ठीक है, तो ये हमारा फॉरवर्ड बायसिंग का केस है, ये हमारा किसका है? रिवर्स बायसिंग या बैकवर्ड बायसिंग का केस है, रिवर्स बायसिंग केस है। ठीक है, इस वाई एक्सिस पे मैंने शो किया इलेक्ट्रिक करंट को माइक्रो एम्पीयर में, और इस साइड में हमारा मैंने इसको क्या किया है? वी को। एक्स एक्सिस पे जो हमारा वो क्या है? वी है, पोटेंशियल है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं गैसेस की भी, तो याद रखना फॉर गैसेस भी जो है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। गैसेस का अगर आप ग्राफ देखिएगा, मैं बना के दिखा रहा हूं, जो गैसेस होता है तो गैसेस को आप देखिएगा तो गैस का ग्राफ किस तरीके से होता है? ऐसे बन जाता है, नीचे भी आता है ग्राफ। तो कहने का मतलब ये है कि वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं हम लोग? करंट, अब वी लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मेरा सवाल ये है कि सर गैसेस भी जो हमारे होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। और याद रखिएगा जो हमारा स्लोप होता है, कौन? गैसेस केस में जो हमारा स्लोप होता है, स्लोप जो होता है इज इक्वल टू 1/v, ये 1/r। इसका मतलब ये है कि गैसेस के केस में जो हमारा r हो सकता है वो निगेटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है? निगेटिव भी। जो कंडक्टर, जो मटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो करेगा दैट इज नोन एज ओमिक कंडक्टर, जो स्केलर फॉर्म में होता है। 90% कंडक्टर जो होते हैं ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। और जैसे मैं बात किया नॉन ओमिक कंडक्टर में कि अगर कंडक्टर को बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया जाए तो देन दे डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ठीक है, यानी उसका आर बदलने लगता है, चेंज होने लगता है। ठीक है, उसकी वजह देखो ये हमारा फॉर्मूला क्या था? ये फॉर्मूला बना है m/में Ne²j। ठीक है, मैंने बोला n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, टाउ एंड एल, ये तीन क्वांटिटी टेम्परेचर को बढ़ाने में चेंज कर सकती है। मैंने पढ़ाया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। कंडक्टर में जब हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो वहां पे क्या बढ़ता है? रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी बढ़ता है। वहां पे दो फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर क्या होता है हमारा? n, आयनाइजेशन एनर्जी प्राप्त करके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलने लगेंगे। लेकिन हम लोग ये जानते हैं एट रूम टेम्परेचर कंडक्टर हैव 10⁻29 इलेक्ट्रॉन, तो वो उसमें नेग्लिजिबल होता है। लेकिन वहां पर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ता है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी इंक्रीज करता है। ठीक है, और ज्यादा अगर हम टेम्परेचर देंगे तो वो फिर क्या करेगा? ओम्स लॉ को फॉलो करना बंद कर देगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं तक, आज के लेक्चर के लिए काफी। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, फिर हम लोग इसके ऊपर में कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस करेंगे, न्यूमेरिकल ढेर सारे करेंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।